आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सनम साथिया भाग 6। आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों। मुझे नहीं करनी कोई प्रैक्टिस, वैसे भी जिसके लिए मैं ये सब कर रही थी वो सपना तो मेरी माँ की मौत के साथ ही खत्म हो गया। दीक्षा की आंखों में नमी अब आंसू बनकर बहने लगी। सक्षम हैरान था। दीक्षा तो अपने सपने के लिए मर मिटने वालों में से थी। अचानक उसे क्या हुआ कि वो अपना सपना छोड़ने को तैयार हो गई। ऐसा क्यों बोल रही हो दीक्षा? तुम्हारा सपना टूटा नहीं है। बस 1 महीने बाद तुम्हारा सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो जाएगा। ये सब मत बोलो। दीक्षा मुस्कुराई। पहले मुझे भी यही लगा था, पर अब नहीं। अगर मेरा सिलेक्शन हो भी गया तो भी क्या, अब उससे कोई मायने नहीं है। दीक्षा ने निराशा से कहा और फिर से सोने लगी, पर सक्षम ने फिर से उसकी बाजू पकड़ ली। वक्त बर्बाद मत करो दीक्षा, चलो तुम्हें अपनी रोज़ की प्रैक्टिस जारी रखनी होगी। ये मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। दीक्षा ने चिढ़कर सक्षम से अपना हाथ छुड़ा लिया। तुम भी बाकी पतियों की तरह अब अपनी पत्नी पर हुक्म जमाना सीख गए ना? वाह, अच्छा है। पर मुझसे ये उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हें पति परमेश्वर मान लूँगी। ये मैं भी कह सकता हूँ। तुम वो दीक्षा नहीं रही जिससे मैंने। बोलते बोलते सक्षम रुक गया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। दीक्षा ने सक्षम की तरफ देखा। क्या सक्षम? जिससे मैंने क्या? बोलो। तुम ये तो नहीं बोलना चाहते कि मैं वो दीक्षा नहीं रही जिससे तुमने प्यार किया था? बिल्कुल नहीं। मैं बोल रहा था तुम अब वो दीक्षा नहीं रही जिसे मैं जानता था। वो मेरी दोस्त थी। वो अब दीक्षा से नजरें फेर कर वापस सोफे पर लेट गया। दीक्षा हैरानी से उसे घूरे जा रही थी। फिर कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली। मैं बीजी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती सक्षम। मैं बीजी को सबसे पहले अपने सपने के बारे में बताऊंगी, पर डर लग रहा है वो कहीं नाराज़ ना हो जाएं। वो यही सोचते हुए लेट गई, पर उसकी आंखों में अब नींद कहाँ थी। उसने सक्षम की तरफ देखा जो उससे नजरें फेर कर लेटा हुआ था। सक्षम, तुम सो गए क्या? वो अब सक्षम की तरफ पलट गई तो सक्षम ने भी दीक्षा की तरफ मुंह कर लिया। मुझे अब नींद नहीं आएगी दीक्षा। मैंने अपनी आधी नींद तुम्हें दी है। जितना तुमने अपने सपने के लिए मेहनत की है उतनी मेहनत मैंने भी की है, ताकि तुम्हारा सपना पूरा हो जाए। तुम्हें इस तरह अपने सपने को भूलने तो नहीं दूंगा मैं। दीक्षा की आंखों में अब नमी आ गई थी। वो जानती थी कि सक्षम उसके सपने के रास्ते में हर पल उसके साथ चल रहा था। वो मन ही मन खुश हो रही थी कि उसे सक्षम जैसा जीवन साथी मिला जो उसे ही नहीं उसके सपनों को भी उतनी ही तवज्जो देता था। तुम जॉगिंग पर नहीं जाओगी? दीक्षा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वहीं सक्षम बहुत उदास नजर आ रहा था। अब किसके लिए जाऊं वहाँ? जिसके लिए जाता था वो तो मेरे सामने है। इतना बोलकर सक्षम ने अपने माथे पर हाथ रख अपनी आंखें बंद कर ली। दीक्षा की मुस्कुराहट अब और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसको वैसे भी अब नींद नहीं आने वाली थी। वो अब उठकर अच्छे से तैयार होने लगी। कुछ देर बाद दीक्षा बाहर आई तो देखा बीजी पहले से ही जागी हुई थी और वो इस वक्त तुलसी की पूजा करने के लिए थाली तैयार कर रही थी। उसने दीवार पर लगी घड़ी में वक्त देखा। अभी सिर्फ 3:30 बजे हुए थे। बीजी? दीक्षा बीजी के पास आई तो दीक्षा को जगा हुआ देख बीजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बीजी, आप इतनी सुबह उठकर क्या कर रही हैं? बैठ, बताती हूँ। बीजी बोली तो दीक्षा चुपचाप बीजी के सामने बैठ गई। घर की औरतें सुबह जल्दी उठकर स्नान करके ये तुलसी की थाली तैयार करती हैं और फिर एक एक कर घर की सभी सुहागिनें तुलसी की पूजा करती हैं। हमारे घर में ये परंपरा सालों से चली आ रही है। अब तुझे भी इस परंपरा का पालन करना है। दीक्षा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। जी बीजी। दीक्षा खुश होते हुए बीजी के साथ बैठकर दिए के लिए बाती बनाने लगी। रोमी बाहर आई तो ये नज़ारा देख दीक्षा और बीजी की बलैयाँ लेने लगी। कभी ना देखी ऐसी सास बहू की जोड़ी। हाय मर जावा मैं तो गुड़ खा के। दीक्षा भाभी, आप उठ गई? मुझे तो लगा था आपको भी महक भाभी की तरह आवाज़ लगा लगा के जगाना पड़ेगा। लोमी वहाँ आते हुए बोली। दीक्षा को हंसी आ गई। बीजी, क्या ये सच है? बीजी ने अब थोड़ा मुंह बनाया। लक्ष्मण के लिए जैसी बीवी सोची थी उससे बिल्कुल उलट मिली है मुझे। कोई काम ढंग से नहीं करती, पर मेरी सक्षम की वोटी बहुत प्यारी है। बीजी ने बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा तो एक बार फिर दीक्षा को अपनी माँ की याद आ गई। तभी महक के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो उपासियाँ लेते हुए बाहर आई। उसकी नज़र जैसे ही दीक्षा और बीजी पर गई उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ये जेठानी जी तो बीजी को अपनी तरफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कल से मैं इससे भी जल्दी उठूंगी।
मैं भी देखती हूँ ये कैसे इस घर पर राज करती है। ये हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वो बीजी के पास आई। बीजी, आज की तुलसा पूजा मैं करूँ? उसने अपना दुपट्टा अपने सर पर ओढ़े बहुत ही शालीनता से सर झुकाकर पूछा। दीक्षा ने महक को अपना दुपट्टा ओढ़े देखा तो जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर लेने लगी। बीजी ने ये देखा तो उसे रोक दिया। दुपट्टा लेना ना लेना तेरी मर्जी है। मैं इसीलिए दुपट्टा रखती हूँ क्योंकि मुझे आदत है, पर जानती हूँ तूने ये सब पहले नहीं किया तो तू अपना दुपट्टा संभाल नहीं पाएगी। तू ऐसे ही रख, अच्छी लग रही थी। दीक्षा मुस्कुरा दी। बीजी, महक भी तो रख रही है, मुझे भी सर पर दुपट्टा रखना चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा। बीजी मुस्कुरा दी। जैसी तेरी मर्जी। महक फिर से जल उठ गई। हालांकि बीजी ने उसे कभी नहीं कहा था सर पर दुपट्टा रखने के लिए, वो तो खुद से ही सर पर दुपट्टा रखती आई थी। बीजी अब महक की तरफ मुड़ी और उसे पूजा की थाली पकड़ा दी। ले कर ले पूजा, पर ढंग से। बीजी ने उसे चेतावनी दी तो महक थोड़ा घबरा गई। हालांकि वो रोज़ बीजी को पूजा करते हुए देखती थी, इसीलिए उसे थोड़ा बहुत मालूम था। बीजी दीक्षा और लोमी के साथ तुलसी के पौधे के पास आकर खड़ी हो गई। महक ने घबराई नज़रों से सबकी तरफ देखा। उसे डर लग रहा था कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो दीक्षा थी। बीजी, आज की पूजा मैं और महक साथ में करें? महक मुझे तुलसी पूजा करना सिखा देगी। क्यों महक, सिखाओगी ना? महक ने अजीब सा मुंह बनाया। पहले मैं खुद तो ढंग से सीख लूँ। ये जेठानी जी आते से ही मेरा मजाक उड़वाने का एक मौका नहीं छोड़ रही। पता नहीं आगे क्या करेंगी। वो मन ही मन बोली। फिर चेहरे पर छोटी मुस्कुराहट लाते हुए हाँ में सर हिला दिया। बीजी भी अब ये देख खुश हो गई। किस सास की ख्वाहिश नहीं होती कि उसकी बहुएं आपस में मिलजुल कर रहें। दीक्षा ने तुलसी के पौधे के सामने दिया जलाया और महक तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने लगी। कुछ देर बाद दोनों ने साथ मिलकर आरती की। आरती करने के बाद महक बीजी को आरती देने आई तो वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। बीजी ने अपने गले में पहनी माला उतार कर महक के गले में पहना दी। महक की आंखों में तो जैसे चमक आ गई। दीक्षा भी ये देखकर मुस्कुरा रही थी। महक ने जल्दी से बीजी का आशीर्वाद ले लिया। जुग जुग जियो। बीजी ने महक को आशीर्वाद दिया। दीक्षा ने भी आगे बढ़कर बीजी का आशीर्वाद लिया। दीक्षा, आज तूने इस घर की बड़ी बहू होने का प्रमाण दे दिया। बीजी बहुत प्यार से दीक्षा के सर पर हाथ फिराकर बोली। कहीं महक फिर से जल भुन गई। मैंने आरती की और जेठानी जी ने बस एक दिया जलाकर सारा श्रेय ले लिया। ये जेठानी जी तो बहुत चालाक है, पर मुझसे ज़्यादा नहीं। उसने मुंह बनाया और रसोई में चली आई। आज पहली रसोई की रस्म है ना जेठानी जी की? महक कुछ सोचते हुए मुस्कुराई और जल्दी से शक्कर का डब्बा ढूंढने लगी। जब उसे शक्कर का डब्बा मिल गया तो उसने सारी शक्कर किसी दूसरे डब्बे में डालकर छुपा दी। फिर वहीं रखा नमक का डब्बा उठाया और सारा नमक शक्कर के डब्बे में डाल दिया। अब अच्छे से आएगा सबको नमक और चीनी का स्वाद। बोलते हुए वो हल्का सा हंसी। कुछ देर बाद घर के सब लोग नीचे आ गए थे। बीजी दीक्षा को सब रस्मों के बारे में बता रही थी। मुंह दिखाई की रस्म में बेटा कुछ देर के लिए तुम्हें अपना चेहरा ढक के बैठना होगा। वो कस्तूरी आएगी और बिना कुछ दिए ही चली जाएगी। उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। दीक्षा चुपचाप हाँ में सर हिला रही थी। सक्षम बाऊजी और लक्ष्मण के साथ बैठा सुबह का नाश्ता कर रहा था, पर उसकी नज़रें अभी भी दीक्षा पर ही टिकी हुई थी। तभी प्रिया और जय लगभग भागते हुए दीक्षा के पास आए। भाभी, कल आपका पहला दिन था, इसीलिए आपको हमने परेशान नहीं किया, लेकिन आज तो आपको हमें नेक देना ही होगा। प्रिया चहकते हुए बोली। हाँ भाभी, नेक तो चाहिए, जय भी बोला। लेकिन दीक्षा परेशान हो गई। उसके पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी सक्षम उठकर वहाँ आया। तुम्हारी भाभी की तरफ से नेक मैं देता हूँ। जय और प्रिया की आंखों में चमक आ गई। सक्षम ने उन दोनों को 5,000 रुपये पकड़ा दिए तो वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले गए। दीक्षा को अब भी बुरा लग रहा था। ये दोनों ना जाने कब बड़े होंगे। तू परेशान मत हो बहू, तेरी आज रसोई की रस्म है ना, क्या बनाएगी हम सबके लिए? दीक्षा बीजी की बात सुनकर मुस्कुराई। मैंने माँ से खीर पूड़ी बनानी सीखी थी, आज वही बनाऊंगी। ये सुनकर बीजी और सक्षम दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लोमी तेरी मदद कर देगी बेटा। दीक्षा ने हाँ में सर हिलाया और रसोई में आई तो कुछ पल के लिए रसोई को देखती ही रह गई। ये रसोई उसकी घर की रसोई से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। भाभी, मैं आपकी कुछ मदद करूं? लोमी ने पूछा।
हाँ लोमी, फिलहाल मुझे चावल, शक्कर और दूध चाहिए। लोमी ने हाँ में सर हिलाया और दीक्षा को वो सारा सामान निकाल कर दे दिया और बता भी दिया कि सामान कहाँ कहाँ रखा है। उसके बाद लोमी बाकी तैयारियों में हाथ बटाने के लिए बाहर चली गई। इस वक्त दीक्षा के अलावा रसोई में कोई नहीं था। उसने जल्दी से गैस पर दूध का पतीला चढ़ाया और चावल डालकर शक्कर का डब्बा खोलने लगी, पर इससे वो शक्कर का डब्बा खुल ही नहीं रहा था। मैं कुछ मदद करूं? उसके कानों में आवाज़ आई तो वो चौंक गई। पीछे सक्षम खड़ा था। दीक्षा सक्षम की तरफ मुड़ी। तुम यहाँ क्यों आए सक्षम? कोई देख लेगा, बाहर जाओ। दीक्षा घबरा कर बोली। इस वक्त सब बाहर तैयारियों में जुटे हुए हैं, कोई नहीं आएगा, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। दीक्षा ने थोड़ा बाहर की तरफ झांका। सच में सब लोग बाहर कामों में लगे हुए थे। मैं कर लूँगी सक्षम, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दीक्षा वहाँ आते हुए बोली। उसने फिर से शक्कर का डब्बा उठा लिया और उसे खोलने लगी। सक्षम ने इस बार उससे बिना पूछे ही डब्बा ले लिया। मैं खोल देता हूँ दीक्षा, कहते हुए सक्षम ने जैसी डब्बे का ढक्कन दूसरी साइड से घुमाया वो अपने आप खुल गया। दीक्षा ने हल्के से खुद को चपत लगाई। मैं ही गलत तरीके से खोलने की कोशिश कर रही थी। थैंक यू सक्षम। दीक्षा ने वो डब्बा लेना चाहा तो सक्षम ने अपना हाथ थोड़ा ऊंचा कर लिया। सक्षम देखो, मुझे इस वक्त मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, डब्बा दो। दीक्षा वो डब्बा लेने के लिए बढ़ी तो अपनी ही शलवार में उलझकर सक्षम पर गिर पड़ी। सक्षम भी खुद को संभाल नहीं पाया और पीछे की तरफ जा गिरा। उसके हाथ से वो डब्बा छूटकर साइड में गिर गया। दीक्षा का सर सक्षम के सीने पर था और सक्षम उसे मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। दीक्षा का ध्यान जब शक्कर के डब्बे पे गया तो वो सक्षम के कंधे पर मारते हुए तुरंत उठ खड़ी हुई। ये क्या किया तुमने? सारी चीनी गिरा दी। तुम बहुत बुरे हो सक्षम, अब मैं खीर कैसे बनाऊंगी? दीक्षा का चेहरा इस वक्त बिल्कुल रोने जैसा हो गया था। सक्षम अपने कपड़े झटकते हुए उठा और एक कटोरी लेकर बिना कुछ कहे शक्कर उस कटोरी में डालने लगा। दीक्षा बहुत ज़्यादा उदास थी। सक्षम का ध्यान उस शक्कर पर गया। शक्कर ऐसी तो नहीं होती। सक्षम ने उस शक्कर को चखा तो अगले ही पल उसका मुंह बन गया। क्या हुआ सक्षम? दीक्षा ने उसे मुंह बनाते हुए देखकर पूछा। दीक्षा, किसी ने शायद गलती से शक्कर के डब्बे में नमक मिला दिया। क्या? दीक्षा ने भी उस शक्कर को चखा तो अगले ही पल थू थू करने लगी। सच में ये तो नमक ही है। अगर मैं इसे खीर में मिला देती तो पता नहीं मेरा क्या होता। दीक्षा, मैं भंडार गृह से तुम्हारे लिए शक्कर लेकर आता हूँ। दीक्षा ने खुशी खुशी हाँ में सर हिला दिया। सक्षम रसोई से निकलकर भंडार गृह की तरफ बढ़ गया। महक ने सक्षम को रसोई से निकलते हुए देख लिया था। जेठ जी को कहीं शक्कर के डब्बे में नमक के बारे में पता तो नहीं चल गया? अगर ऐसा है तो मेरी सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। वो रसोई की तरफ बढ़ी कि तभी बीजी ने उसे रोक लिया। इधर आ, ये पर्दे लगाने में मेरी मदद कर। जी बीजी। वो रसोई की तरफ देखते हुए बीजी के पास चली गई। सक्षम जल्दी से शक्कर का डब्बा लेकर रसोई में आ गया। दीक्षा। सक्षम ने शक्कर का डब्बा खोलकर दीक्षा को दे दिया तो दीक्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम बहुत बहुत अच्छे हो सक्षम, दीक्षा खुश होते हुए बोली। हाँ, कुछ देर पहले तो मैं बुरा था, अब अच्छा हो गया। ये सही है, जब मन करे मुझे अच्छा बना दो और जी चाहे मुझे बुरा कह दो। सक्षम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दीक्षा को छेड़ते हुए बोला। सॉरी सक्षम। दीक्षा ने अपने कान पकड़ लिए। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है दीक्षा। सक्षम ने दीक्षा के दोनों हाथ पकड़कर नीचे कर दिए। दीक्षा अब सक्षम को देख मुस्कुराने लगी। कोई मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना। दीक्षा ने हाँ में सर हिलाया। सक्षम दीक्षा को देखते हुए वहाँ से बाहर चला गया। दीक्षा ने अपनी धड़कनें बढ़ती सी महसूस की। उसके गाल शर्म से बिल्कुल लाल हो गए थे। कितना अच्छा है ना सक्षम, एक मैं ही पागल हूँ जो उसे उल्टा सीधा बोल देती हूँ। आज के बाद मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगी और बीजी को एक भी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। दीक्षा मुस्कुराते हुए खीर में शक्कर मिलाने लगी। महक अपने जबड़े भींच रसोई के पास छुप कर खड़ी थी। जेठ जी ने बचा लिया जेठानी जी को, पर अभी भी बीजी मेरे हाथ से नहीं निकली हैं। पिछली बार तो सिर्फ शक्कर की अदला बदली की थी, इस बार कुछ ऐसा करूँगी जिससे जेठानी जी बच नहीं पाएंगी। वह गुस्से में बड़बड़ाई और वहाँ से चली गई। बत्रा निवास में मेहमान आने लगे थे। कस्तूरी आज अपने बहू और बेटे के साथ आई थी। कस्तूरी की बहू थोड़ी शर्मीली थी और कम बोलती थी। कस्तूरी तो एक भी बात नहीं टालती थी, इसलिए कस्तूरी जब देखो तब अपनी बहू के ही ढिंढोरे पीटती रहती थी। आज अपनी बहू को यहाँ लाने का मकसद भी सिर्फ दीक्षा और अपनी बहू नित्या की तुलना करना ही था। वह बीजी को बताना चाहती थी कि उसकी बड़ी बहू बीजी की बड़ी बहू से ज़्यादा गुणी हैं। कामनी, तैयारियां तो तूने बड़ी अच्छी की हैं,
कस्तूरी मुंह सिकोड़ते हुए बोली, तेरे घर पर कभी ऐसी रौनक नहीं होती जितनी बत्रा निवास में रहती है। बीजी ने भी उसे ताना मारा। रौनक का क्या है, एक बार मेरा पोता आने दे, रौनक मेरे घर आ जाएगी। बीजी ने गहरी सांस ली। अभी 3 महीने पहले ही तो नित्या का गर्भपात हुआ है, उसे थोड़ा संभलने का मौका तो देती। 7 महीने का बच्चा मरा है उसका, उसके शरीर को इस वक्त आराम की ज़रूरत है, नहीं तो आगे जाकर और कोई परेशानी हो गई तो क्या करेगी तू। बीजी उसे समझाते हुए बोली तो कस्तूरी चिढ़ गई। बस बस, बच्चे हमने भी जन्मे हैं, बहुत खिला पिला रही हूँ मैं अपनी बहू को, कुछ नहीं होता है इस बार, कुछ नहीं होगा। बीजी ने अब कुछ नहीं कहा। कामिनी, तेरी दोनों बहुएं कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रही। कस्तूरी चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए बोली। तभी उसकी नज़र रसोई की तरफ गई, जहाँ दीक्षा बड़ा सा घूंघट ओढ़े धीरे धीरे लोमी और प्रिया की मदद से बाहर आ रही थी। उसके पीछे महक भी मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। प्रिया और लोमी ने दीक्षा को सोफे पर बैठाया। दीक्षा इस वक्त बहुत नर्वस थी, हालांकि वो अच्छे से तैयार हुई थी, फिर भी पता नहीं क्यों उसकी कलाई में खुजली हो रही थी। उसे लगा शायद ये चूड़े की वजह से है जो उसने पहना हुआ है। वो इस चूड़े को निकालने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, इसीलिए किसी तरह बर्दाश्त किए बैठी थी। कस्तूरी सबसे पहले मुंह दिखाई करने आई। उसने जैसे ही दीक्षा का घूंघट उठाया वो हंसने लगी। दीक्षा को समझ ही नहीं आया आगे कस्तूरी हंस क्यों रही है। बड़ी लाल पीली बहू ढूंढी है तूने कामिनी, कस्तूरी हंसते हुए बोली। बीजी को कुछ समझ ही नहीं आया कि कस्तूरी आखिर बोल क्या रही है। क्या मतलब कस्तूरी, बीजी ने कस्तूरी को घूरते हुए पूछा। कस्तूरी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। मतलब तू जाने, तेरी बहू है, मेरी बहू तो इससे लाख गुना अच्छी है। कस्तूरी हंसते हुए अपने बहू बेटे को लेकर वहाँ से चली गई। इसने ऐसा क्यों कहा, बीजी थोड़े गुस्से में थी। तू जानती है ना कस्तूरी को कोमू, उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान मत दे, और खीर खा, बहुत अच्छी बनी है। बाऊजी ने खीर बीजी की तरफ बढ़ाई तो बीजी ने पूरी की पूरी कटोरी बाऊजी से छीन ली। आपको मीठा खाने से मना किया है ना, ये सुनकर बाऊजी झेप गए। थोड़ा सा तो खाया है कोमू, बहू ने बनाया है, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो उसे बुरा लगेगा। बाऊजी ने अपना बचाव किया, पर बीजी अभी भी उन्हें घूर रही थी। धीरे धीरे औरतें दीक्षा को देख मुंह दबाकर हंसते हुए वहाँ से जा रही थी। दीक्षा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उस पर हंस क्यों रही हैं। ऊपर से उसकी खुजली बढ़ती ही जा रही थी। बीजी को भी उन औरतों को अपनी बहू पर हंसते देख बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बीजी ने 1-2 औरतों से पूछा भी कि वो हंस क्यों रही हैं, पर वो बिना जवाब दिए मुंह दबाकर हंसते हुए वहाँ से चली गई। दीक्षा की खुजली अब दीक्षा के लिए असहनीय हो गई थी। मुझे अचानक से इतनी खुजली क्यों आ रही है, दीक्षा अपनी बाजू खुजलाते हुए बोली। पीछे खड़ी महक की मुस्कुराहट और ज़्यादा बढ़ गई थी। उसने अपने हाथ में पकड़े परफ्यूम जैसी बोतल को चूमा। जेठानी जी अब बंदर की तरह नाचेगी। माफ़ करना बीजी, आपकी इज्जत को दांव पर लगाना पड़ा, पर मेरे पास जेठानी जी ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। सोचते हुए वो मुस्कुराई। उसे वो पल याद आ गया जब खाना बनाने के बाद दीक्षा खुद को ठीक कर रही थी। उसने प्रिया के ज़रिए ये खुजली की दवाई दीक्षा पर स्प्रे कर दी थी। बेचारी प्रिया को तो मालूम ही नहीं था इस परफ्यूम की बोतल में खुजली की दवाई है। दीक्षा ने थोड़ा सा घूंघट उठाकर अपने चारों तरफ देखा। वो सक्षम को ढूंढ रही थी, पर सक्षम उसे कहीं नज़र नहीं आया। नहीं दीक्षा, थोड़ी देर खुद को संभाल ले, बस थोड़ी देर। दीक्षा ने कसकर अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। उसे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी, जिसे वो कैसे बर्दाश्त कर रही थी बस वो ही जानती थी। ये उठकर नाच क्यों नहीं रही, इसे खुजली नहीं हो रही क्या? महक ने परफ्यूम को हल्का सा अपनी हथेली पर स्प्रे किया। खराब माल तो नहीं दे दिया उस दुकानदार ने? महक परेशान होते हुए अपनी हथेली रगड़ने लगी। 1 मिनट के अंदर अंदर उसकी हथेली में इतनी ज़्यादा खुजली आने लगी कि खुद महक भी परेशान हो गई। दवाई तो बिल्कुल ठीक है, तो जेठानी जी को कुछ हो क्यों नहीं रहा? वो अब अपनी हथेली दीवार से रगड़ रही थी, पर उसकी खुजली थी कि बढ़ती ही जा रही थी। महक ने अपने नाखूनों से खुजली करते करते अपनी हथेली को लगभग छील लिया था। हाय, मैं तो मर गई, क्या ज़रूरत थी खुद पर ही छिड़क कर जाँचने की। तभी प्रिया भागती हुई उसके पास आई। भाभी, वो आपकी परफ्यूम की बोतल दो ना, मुझे इस्तेमाल करना है। नहीं दूंगी, चल जा यहाँ से, महक अपने हाथों को खुजलाते हुए बोली। महक को ऐसा अपने हाथों को खुजलाते देख उसको हंसी आ गई। महक बहू, ज़रा इधर तो आ। बीजी की आवाज़ सुनकर महक घबरा गई। हे भगवान, बीजी को भी अभी बुलाना था। तू तो गई महक। वो अपनी हथेलियों को पीछे छुपाते हुए बीजी के सामने आई। जी बीजी। वो अभी भी अपनी हथेलियों को पीछे छुपाए खुजली कर रही थी।
महक, ज़रा देख तो ये सब हंस क्यों रहे थे? बीजी ने महक से कहा तो महक ने हाँ में सर हिला दिया, पर अगले ही पल वो उछल पड़ी। अब दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर चला गया था। क्या हुआ, और ये तूने हाथ क्यों बांधे हुए हैं? बीजी ने महक को घूरा। कुछ नहीं बीजी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि अगले ही पल अपने कमरे में भाग खड़ी हुई। बीजी उसे पीछे से पुकारती रह गई, पर वो नहीं रुकी। कैसी बहू मिली है मुझे। बीजी ने अपना सर पीट लिया। दीक्षा की तबीयत खराब हो रही थी। तभी सक्षम और लक्ष्मण आ गए। वो किसी काम से बाहर गए थे। सक्षम को देख दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए, पर वो अपनी जगह से नहीं उठी। बीजी अब खुद दीक्षा के पास आई। जैसे ही उन्होंने दीक्षा का घूंघट उठाया, वहाँ खड़ी औरतों के साथ बीजी भी खुद हैरान रह गई। दीक्षा की आंखें बंद थी और उसके पूरे चेहरे पर लाल लाल दाने निकल आए थे। सक्षम जब उस तरफ आया तो दीक्षा को इस हालत में देख बुरी तरह घबरा गया। दीक्षा, सक्षम जल्दी से उसके करीब आया। आप सब लोग जाइए, कार्यक्रम खत्म हो गया। बीजी ने उन औरतों को सामने हाथ जोड़कर उन्हें जाने के लिए कहा, तो वो औरतें आपस में ही बातें बनाते हुए कुछ हंसते हुए वहाँ से बाहर चली गई। दीक्षा, होश में आओ। सक्षम के साथ साथ घर के बाकी लोग भी बहुत परेशान हो गए थे। सक्षम, दीक्षा को कमरे में ले जा और तो डॉक्टर को फ़ोन कर। बाबूजी परेशान होते हुए बोले। बीजी भी दीक्षा के लिए बहुत परेशान थी। सक्षम ने नम आंखों से दीक्षा को अपनी गोद में उठाया और तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ गया। लक्ष्मण ने डॉक्टर को फ़ोन कर बुला लिया। सब लोग बहुत परेशान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था आखिर अचानक से दीक्षा को हुआ क्या है। सक्षम दीक्षा को कमरे में ले आया था। दीक्षा, आंखें खोलो। उसने दीक्षा के माथे को चूमा तो दीक्षा ने बहुत ही धीरे से अपनी आंखें खोली और रोने लगी। सक्षम, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस हालत में रही तो मर जाऊंगी। खुजली? सक्षम हैरान रह गया। उसने कुछ सोचा और जल्दी से दीक्षा को बाथरूम में ले गया। शावर ऑन कर दीक्षा के साथ उसके नीचे खड़ा हो गया। दीक्षा, आंखें खुली रखो। उसने दीक्षा के चेहरे को थपथपाया। दीक्षा ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। दीक्षा, अब तुम्हें थोड़ा अच्छा लग रहा है? सक्षम ने दीक्षा के चेहरे को अपने हाथों में भरा। दीक्षा सिसक रही थी। तुम साथ हो ना सक्षम? दीक्षा ने कसकर सक्षम का हाथ पकड़ लिया। सक्षम ने नम आंखों से दीक्षा को अपनी बाहों में भर लिया। मुझे माफ़ कर दो दीक्षा, मुझे तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। तुमने ज़रूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा जिससे तुम्हें एलर्जी हो गई। दीक्षा सक्षम से अलग होकर बोली। मैंने सुबह बस नाश्ता किया था, पर वो तो सबने किया था ना सक्षम, और नाश्ते में ऐसा कुछ नहीं था इससे मुझे एलर्जी हो। फिर तुम्हारे चेहरे पर ये लाल निशान अचानक कैसे आए बोलो? सक्षम, मुझे नहीं मालूम, मुझे बस उस वक्त बहुत भयंकर खुजली हो रही थी। मैं अब अच्छा महसूस कर रही हूँ। दीक्षा ने कहते हुए सक्षम को अपनी कलाई दिखाई जो खुजली की वजह से बुरी तरह लाल हो गई थी। शायद मुझे इनसे एलर्जी हो सकती है। ये चूड़े और बहुत भारी हैं, मैंने कभी इन्हें पहना नहीं और ना ही मुझे इसकी आदत है, शायद इसीलिए। दीक्षा बोली तो सक्षम उन चूड़ों को निकालने लगा, पर दीक्षा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। बीजी ने मना किया है, ये चूड़े कुछ दिन बाद निकाले जाएंगे, अभी नहीं, वरना अपशगुन होगा। मैं इन सब में नहीं मानता दीक्षा, और शगुन अपशगुन तुम्हारी सेहत से बढ़कर नहीं है। पर बीजी से पूछ तो लो, वो हाँ करेंगी तो निकाल देना। अब बाहर जाओ, मुझे तुमने गीला कर दिया। मुझे मेरी एक सूट ला कर दो जिसे मैं बदल कर पहन सकूं। सक्षम ने हाँ में सर हिलाया और बाहर चला गया। वो अब अलमारी में दीक्षा के कपड़े तलाशने लगा। तभी उसकी नज़र दीक्षा के ट्रैक सूट पर पड़ी। दीक्षा के पिछले जन्मदिन पर उसी ने दीक्षा को ये गिफ्ट दिया था ताकि वो अच्छे से अपनी प्रैक्टिस जारी रख सके। उसने सूट की जगह वो ट्रैक सूट निकाला और बाथरूम में आ गया। दीक्षा गीले कपड़ों में अपने हाथों से खुद को ढके हुए थी। ये लो दीक्षा। सक्षम ने वो ट्रैक सूट दीक्षा की तरफ बढ़ा दिया। दीक्षा ने जैसे ही उस ट्रैक सूट को देखा, सक्षम को घूरने लगी। मैंने तुमसे सूट मांगा था सक्षम, ये क्या ले आए हो? मैं ये पहनूं? सीरियसली? क्यों, क्या खराबी है इसमें? सक्षम भी अब जैसे अड़ गया। खराबी? सक्षम, मैं अपने ससुराल में हूँ, ये सब पहनूंगी तो बीजी को कैसा लगेगा? वो मेरी बीजी हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ उन्हें कैसा लगेगा और कैसा नहीं। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, पहनो। सक्षम ने ज़बरदस्ती उसे वो ट्रैक सूट थमा दिया और दरवाज़ा बंद कर बाहर आ गया। उसके चेहरे पर अब गहरी मुस्कान थी। तुम्हें हर पल तुम्हारा सपना याद दिलाऊंगा जब तक तुम उसे पूरा नहीं कर लेती। ये सोचकर मुस्कुराते हुए सक्षम अपने बाल पोंछने लगा। उसे अब दीक्षा के बाहर आने का इंतज़ार था। उसने वहीं अपने कपड़े बदले और बिस्तर पर बैठ गया।
बाथरूम का दरवाज़ा खुला और दीक्षा बाहर आई। दीक्षा को देख एक पल के लिए सक्षम का मुंह खुला का खुला रह गया। दीक्षा बाथरूम पहनकर बाहर आ गई थी। उसके हाथ में सक्षम का दिया ट्रैक सूट था, जिसे उसने अलमारी में रखते हुए अपना सूट ले लिया और सक्षम को घूरते हुए वापस बाथरूम में चली गई। सक्षम ने गहरी सांस लेते हुए बाहर छोड़ी। मैं प्रयास जारी रखूंगा, उसने खुद से कहा। तभी बीजी बाबूजी और बाकी घरवालों ने सक्षम के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। सक्षम ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर बीजी बाबूजी और लक्ष्मण के साथ डॉक्टर खड़ा था। अंदर आइए, सक्षम बोला तो वो डॉक्टर अंदर आ गया। उसके पीछे पीछे बीजी बाबूजी और लक्ष्मण भी अंदर आ गए। दीक्षा कहाँ है सक्षम? बीजी ने पूछा। वो नहा रही है बीजी, उसके हाथ में चूड़ों की वजह से उसे एलर्जी हो गई है, आपको उसे निकाल देना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, तू दीक्षा को बाहर आने दे, बीजी बोली तो सक्षम चुप हो गया। दीक्षा अपने बाल पोंछते हुए बाहर आई। बीजी को देखते ही उसने दुपट्टा अपने सर पर ले लिया। दीक्षा बेटा बैठो, डॉक्टर तुम्हारी जांच करेंगे, बाबूजी बोले। नहीं बाबूजी, अब मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक है? देख तो चेहरा कैसे सूज सा गया है, बाबूजी फिक्र जताते हुए बोले। तेरे बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक बार जांच करा ले, बीजी बोली तो दीक्षा ने बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला दिया और वहीं सोफे पर बैठ गई। डॉक्टर ने दीक्षा की नब्ज चेक की और कुछ सवाल पूछे। काफ़ी देर बाद डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बत्रा परिवार की तरफ मुड़े। शायद गलती से इन्होंने खुजली की दवाई का प्रयोग कर लिया। फिलहाल ये ठीक है, मैं इन्हें एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, कल सुबह तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इंजेक्शन क्यों? और क्यों, कोई दवाई दे दीजिए डॉक्टर साहब। दीक्षा के लिए सक्षम की फिक्र देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हर किसी को अपनी तरफ देखते देख वो झेंप गया। डॉक्टर दीक्षा को इंजेक्शन लगाकर वहाँ से चले गए। बीजी ने दीक्षा के सर पर हाथ रखा। आज तू आराम कर, पर कल से मुझे घर की बड़ी बहू वापस चाहिए। दीक्षा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। लक्ष्मण, बीजी और बाबूजी अब बाहर चले गए। लक्ष्मण अपने कमरे में आया तो देखा महक अपने हाथ पर फूंक मारते हुए दवाई लगा रही थी। महक? लक्ष्मण महक के पास आ गया। उसने महक का हाथ पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से फूंक मारने लगा। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? लक्ष्मण का सवाल सुन महक ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। रोज़ गधों की तरह घर में काम कराती रहती है तुम्हारी बीजी, चोट तो लगेगी ही। महक फिर से अपने हाथों में दवाइयाँ लगाने लगी। महक, मुझे माफ़ कर दे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तू घर में इतना काम करती है, मैं कल ही बीजी से बात करूँगा कि तुझे घर में ज़्यादा काम ना कराएं। लक्ष्मण ने उसको अपनी बाहों में भर लिया। अब तो खुश हो जा, जिस मुस्कुराहट से मुझे प्यार हुआ था वो तो जैसे अब गायब ही हो गई है। महक ने मुंह बनाते हुए लक्ष्मण को खुद से दूर झटक दिया। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जाओ अपने राम जैसे भैया के पास, मेरा क्या है। महक तो बावली सी घर में गौ की तरह काम करती रहे, कौन पूछने वाला है। आखिर मैं तो सारा कुछ जेठानी जी और उनके बच्चों के पास ही जाना है। हमारा क्या, हम बस उनकी चाकरी ही करते रह जाएंगे। लक्ष्मण को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। महक देख तो गलत बोल रही है। अच्छा, अगर मैं इतना ही गलत बोल रही हूँ तो अपने भैया से बोलते क्यों नहीं कि तुम्हारे हिस्से की जायदाद तुम्हारे नाम कर दे। मुझे पूरा भरोसा है वो नहीं करेंगे। एक बार के लिए जेठ जी मान भी गए पर जेठानी जी बिल्कुल नहीं मानेंगी। पर तुम्हें जायदाद मेरे नाम पर क्यों चाहिए? देख महक, मैं तुझसे प्यार करता हूँ पर इतना भी अंधा नहीं हूँ कि मैं तेरे लिए अपने भाई से लड़ूंगा। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे बोतल में उतारने की कोशिश भी मत करना, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। ये बोलते हुए वो वहाँ से उठ खड़ा हुआ। महक गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। उसने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी पट्टी को वहीं फेंक दिया। मैं ही बेवकूफ़ थी जो तुम जैसे आदमी से प्यार कर बैठी, जिसे अपने भाई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ये सब सुनकर अब लक्ष्मण को भी गुस्सा आ गया। तेरे फटीचर परिवार से तो कहीं ज़्यादा अच्छा हूँ मैं। हाथ मांगने गया तो क्या कह रहे थे मुझे कि वो मुझ जैसे अनपढ़ को अपनी बेटी नहीं देंगे। वो तो किसी अमीर पढ़े लिखे आदमी से तेरी शादी कराना चाहते थे। ठीक ही था, होने देता तेरी शादी उस अमीर बूढ़े से, तुझसे दुगनी उम्र का था वो। मैंने तो तेरी जान बचाई, अपने दिल की रानी बनाकर इस घर में लाया, पर तू है कि मेरा एहसान मानने की बजाय मुझ पर ही चढ़ रही है। महक गुस्से में उठ खड़ी हुई। चाहे कैसा भी था, मेरी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा उठाने को तैयार था। तेरे साथ शादी करके तो मैं फंस गई हूँ। यहाँ दिन रात बीजी की चाकरी करती रहती हूँ। रात को इतने सारे काम निपटाकर 11 बजे सोने को मिलता है, ऊपर से 3 बजे उठना पड़ता है। मेरी जगह कोई और होता तो ये घर छोड़कर भाग गया होता अब तक। महक लक्ष्मण पर गुस्से में चिल्लाते हुए वापस बैठ गई।
महक सुन तो। लक्ष्मण उसके पास आकर बैठा और उसके बालों के साथ छेड़खानी करने लगा। क्या है? महक ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। एक बात सच सच बता, तुम मुझसे प्यार करती थी इसीलिए मुझसे शादी की, या इतना बड़ा घर देखकर मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी? तेरी जायदाद देखकर तुझसे शादी की थी कि उस गरीब खाने से निकलकर ऐशो आराम की ज़िंदगी जी पाऊंगी, पर यहाँ तो उससे भी बुरे हालात हैं। महक गुस्से में बोली और उससे मुंह फेर कर लेट गई। लक्ष्मण तो ये सुनकर जैसे पागल ही हो गया था। उसने अपने दांत पीसते हुए महक को घूरा और गुस्से से उसकी बाजू पकड़ उसे बाहर ले जाने लगा। क्या कर रहा है? छोड़ मेरा हाथ। महक उसके हाथ पर हाथ मारते हुए अपना हाथ छुड़ाने लगी। तुझे घर से बाहर निकाल रहा हूँ इसी वक्त। महक हैरानी रह गई। लक्ष्मण दरवाज़ा खोलने को हुआ तो महक ने रोना शुरू कर दिया। महक का रोना सुनकर लक्ष्मण थोड़ा शांत हो गया। ठीक है, नहीं निकालूंगा, पर अब मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। वो भी अपने बिस्तर पर जाते हुए महक से मुंह फेर कर लेट गया। महक ने सिसकते हुए अपने आंसू पोंछे। कैसा पागल पति मिला है मुझे। ये अभी मुझे बाहर निकाल देता तो मैं कहाँ जाती। मुझे उस फटीचर खाने में वापस नहीं जाना है। वो मन ही मन बड़बड़ाई और चुपचाप जाकर लक्ष्मण के पास लेट गई। ये सब जेठानी जी की वजह से हुआ है। आज का दांव तो खाली गया, पर कल मैं ऐसा वार करूंगी जेठानी जी कि बीजी की नज़रों से तो आप उतर ही जाएंगी। वो मन ही मन बोलते हुए मुस्कुराई और आंखें बंद कर ली। सक्षम दीक्षा के बिस्तर के पास बैठा बहुत प्यार से उसका सर सहला रहा था। दीक्षा इस वक्त बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। दीक्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मेरे लिए तुम्हारा सपना भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि उससे तुम्हारी खुशियाँ जुड़ी हैं। मैं जानता हूँ कि तुम किसी बात को लेकर शायद परेशान हो। मैं तुम्हारी हर परेशानी को ख़त्म कर दूंगा, बस एक बार मुझे अपनी परेशानी बताकर तो देखो। सक्षम जानता था कि वो इस वक्त जो भी बोल रहा है वो दीक्षा को सुनाई नहीं दे रहा, पर फिर भी उससे बातें करना सक्षम को अच्छा लग रहा था। एक तरह से जो बातें वो उसके होश में रहते नहीं बोल पाता था, वो उसके नींद में होने की वजह से खुलकर अपनी बात बोल पा रहा था। अचानक दीक्षा ने सक्षम का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ करवट ली तो सक्षम दीक्षा के ऊपर आ गिरा। दीक्षा की नींद अब टूट गई थी। उसने अपनी आंखें खोली तो सक्षम को अपने करीब देखकर एक बार फिर सक्षम की आंखों में खो गई। सक्षम को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ वो उससे दूर हट गया। दीक्षा, वो मैं बस ब्लैंकेट लेने आया था, गलती से गिर गया। वो बोलते वक्त शर्मा रहा था। उसे इस तरह देखकर दीक्षा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने साइड में रखी ब्लैंकेट उठाई और बिस्तर से उतरकर सक्षम के सामने आ गई। तुम्हारी ब्लैंकेट। दीक्षा ने शरारती मुस्कुराहट के साथ सक्षम की तरफ ब्लैंकेट बढ़ाई। सक्षम ने जैसे ही ब्लैंकेट लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो दीक्षा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। दीक्षा अब मुंह बनाते हुए सक्षम को चिढ़ाने लगी। आओ ले लो, ब्लैंकेट चाहिए ना तुम्हें? सक्षम दीक्षा को देख फिर एक बार मुस्कुराने लगा। कैसे बताऊं तुम्हें कि मुझे ये ब्लैंकेट नहीं तुम चाहिए, वो मन ही मन बोला। दीक्षा ने एक बार फिर ब्लैंकेट सक्षम की तरफ बढ़ाई। सक्षम ने लेना चाहा तो दीक्षा ने फिर से उसे पीछे खींच लिया। दीक्षा अब हंसने लगी। तुमसे नहीं होगा। जैसे ही दीक्षा ने ये बोला सक्षम तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। दीक्षा कुछ समझ पाती उससे पहले सक्षम ने उसके हाथ से ब्लैंकेट खींच ली। ब्लैंकेट के साथ साथ दीक्षा भी उसकी बाहों में आ गई। दीक्षा ने घबराई नज़रों से सक्षम को देखा जो उसे ही देख रहा था। अचानक सक्षम दीक्षा पर हंसने लगा। दीक्षा ने सक्षम को खुद पर हंसते देख अपना मुंह फुला लिया। जाओ सक्षम, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। दीक्षा मुंह फुलाकर वहाँ से जाने लगी तो सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये तो गलत है, चिट भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी। क्या मतलब? दीक्षा अपने हाथ नचाते हुए सक्षम की तरफ मुड़ी और उसे घूरने लगी। सक्षम मुस्कुराया। यही जो तुम कर रही हो, तुम मुझ पर हंस सकती हो, अगर मैं तुम पर हंसूं तो ऐसे धमकियां दो? वाह। दीक्षा सक्षम के करीब आई और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, तुम भी मेरे हो। सक्षम एकटक उसकी आंखों में देखने लगा। वो तो जैसे अब अपनी जगह पर जम ही गया था। दीक्षा सक्षम को छोड़कर मुस्कुराई और फिर से जाने के लिए मुड़ी, पर इस बार सक्षम उसके सामने आ गया। तुमने कुछ कहा अभी? क्या मतलब था उसका? सक्षम ने अधीरता से पूछा। जैसे उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिला तो ना जाने क्या हो जाएगा। दीक्षा ने सक्षम के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही प्यार से उसके कान के पास आकर बोली, तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों है मेरा मतलब जानने की? सक्षम ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तुम गलत कर रही हो दीक्षा। दीक्षा उसके गले लग गई।
मैं गलत सही भूल चुकी हूँ सक्षम, मुझे अब कुछ समझ नहीं आता। सक्षम को एहसास भी नहीं था कि कब उसने दीक्षा को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया था। अचानक उनके इस प्यार भरे पल को किसी ने दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से विराम दे दिया। दोनों झटके से एक दूसरे से अलग हो गए। सक्षम तो दीक्षा से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। यही हाल कुछ दीक्षा का भी था, पर वो फिर भी खुश थी कि कम से कम थोड़ा ही सही उसने सक्षम को अपनी भावनाओं का एहसास तो कराया। सक्षम ने दरवाज़ा खोला तो सामने हल्दी वाला दूध पकड़े बीजी खड़ी थी। बीजी, आप अंदर आइए ना। दीक्षा ने बीजी को देखते ही सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया। जी बीजी। दीक्षा आगे आई। बीजी ने उसके चेहरे पर उभरे लाल निशानों को देखा। यह हल्दी वाला दूध है, इससे ये निशान जल्दी ठीक होंगे और तुम्हें आराम मिलेगा। बीजी की आवाज़ में दीक्षा के लिए फिक्र साफ झलक रही थी। दीक्षा ने मुस्कुराते हुए वो हल्दी वाला दूध ले लिया। धन्यवाद बीजी। बीजी ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। ख्याल रखना इसका। बीजी सक्षम से बोली तो सक्षम ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। बीजी एक बार फिर दीक्षा को देखकर वहाँ से चली गई। बीजी के जाते ही सक्षम ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी ब्लैंकेट लेकर बिना दीक्षा की तरफ देखे सोफे पर लेट गया। दीक्षा सक्षम को खुद से शर्माता देख मुस्कुराई। कब तक बचोगे सक्षमण बता, तुम्हारे मुंह से आई लव यू तो मैं बुलवा कर ही रहूँगी। वो मुस्कुराती रही और फिर वो भी सक्षम की तरफ देखते हुए अपने बिस्तर पर लेट गई। दीक्षा की कब आंख लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला, पर सक्षम तो पूरी रात बस करवटें बदलता रह गया। दीक्षा की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। दीक्षा का कहा एक एक शब्द उसे याद आ रहा था, जो उसे अंदर से एक अजीब सा एहसास करा रहा था। वो अपनी ब्लैंकेट और तकिया लेकर उठकर बाहर चला आया। अगली सुबह 3:30 बजे के आसपास दीक्षा उठकर तैयार हो गई। जहां दीक्षा पहले सिर्फ अपने सपने के बारे में सोचती थी, वहीं आज उसकी जगह सक्षम और उसके परिवार ने ले ली थी। दीक्षा तैयार होकर बाहर आई तो उसका ध्यान सोफे की तरफ गया। वहां सक्षम नहीं था। सक्षम इतनी सुबह कहाँ गया? शायद जॉगिंग के लिए गया होगा। दीक्षा बाहर आई। बीजी सक्षम के पास बैठी हुई थी। वो बाहर हॉल में एक सोफे पर सो रहा था। सक्षम को यहाँ सोता देख दीक्षा हैरान ही रह गई। बीजी ने दीक्षा की तरफ देखा। वो अब दीक्षा से थोड़ी नाराज़ नजर आ रही थी। दीक्षा जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गई। बीजी, सक्षम यहाँ क्यों सो रहा है? ये तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए दीक्षा। मेरा बेटा बाहर क्यों सो रहा है? बीजी का लहजा अब थोड़ा सख्त हो गया था, जिससे दीक्षा घबरा गई। उनकी आवाज़ सुनकर सक्षम की नींद खुल गई। बीजी और दीक्षा को यहाँ देख वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ। बोल सक्षम, तो यहाँ क्यों सो रहा था? दीक्षा ने तुझसे कमरे से बाहर निकाला? ये सुनकर दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बीजी, दीक्षा ने मुझे बाहर जाने के लिए नहीं कहा, वो तो मैं खुद ही बाहर आ गया था। क्यों सक्षम? आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो तुझे बाहर आकर सोना पड़ा? सक्षम के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसने अपना सर झुका लिया। बीजी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। देख बहू, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा लाड लड़ा रही है, पर अगर तू मेरे बेटे को खुश नहीं रख सकती तो मुझसे किसी तरह के प्यार की उम्मीद मत कर। तूने आज मुझे बहुत निराश किया है। नहीं बीजी, दीक्षा ने कुछ नहीं कहा। सक्षम बोलता रहा, पर बीजी उसकी सुने बिना वहाँ से चली गई। सक्षम अब दीक्षा की तरफ मुड़ा जो रो रही थी। सॉरी दीक्षा, ये सब मेरी वजह से हुआ। सक्षम ने दीक्षा का हाथ पकड़ना चाहा, पर दीक्षा पीछे हट गई। क्यों सोई बाहर आकर? दीक्षा ने उससे नाराज़गी जताते हुए पूछा तो सक्षम अपनी नजरें चुराने लगा। मैं नहीं बता सकता दीक्षा। तो ठीक है। दीक्षा ने अपने आंसू पोंछे और वहाँ से चली गई। सक्षम उसे रोक तक नहीं पाया। उसको अपनी गलती का पछतावा हो रहा था, पर अब गलत तो हो चुका था। उसकी एक गलती की वजह से बीजी और दीक्षा का इतना प्यारा रिश्ता बिगड़ गया था। बीजी दीक्षा से नाराज़ हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे सब ठीक करे। दीक्षा बीजी के पास आई, जो तुलसी की पूजा की तैयारियां कर रही थी। बीजी लाओ, थाल मैं तैयार कर देती हूँ। दीक्षा ने थाल लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो बीजी ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, तू सिर्फ मेरे सक्षम पर ध्यान दे। मैं उसे हर हाल में खुश देखना चाहती हूँ। आज वो जिस तरह से सोफे पर सो रहा था, साफ है कि वो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो बात तुझसे जुड़ी है, इसीलिए वो बाहर आकर सोया। बीजी नाराज़गी के भावों के साथ दीक्षा से बोली। मैंने सक्षम से पूछा बीजी, पर उसने जवाब नहीं दिया। दीक्षा परेशान होते हुए बोली, तू अपने पति को नाम से बुला रही है? संस्कार सारे अपने घर भूल आई है क्या? बीजी अचानक से दीक्षा पर चिल्ला दी, जिससे दीक्षा बुरी तरह घबरा गई। तभी महक अपने कमरे से बाहर आई। बीजी और दीक्षा के बीच की गर्माहट को महसूस कर उसने अपने कदम वहीं रोक लिए। वो सक्षम हमारे लिए है, तू उसे सक्षम नहीं बुला सकती। बीजी गुस्से से बोली तो दीक्षा ने अपना सर झुका लिया। जी बीजी,
तभी सक्षम वहाँ आ गया। दीक्षा को बीजी से डांट खाते देख दीक्षा के पास आकर खड़ा हो गया। बीजी, डांटना है तो मुझे डांटो। दीक्षा की इसमें क्या गलती? मैं अपनी मर्जी से बाहर आकर सोया था। सक्षम कुछ और बोलता तभी दीक्षा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो मेरी बीजी हैं, उन्हें मुझे डांटने का पूरा अधिकार है। आप बीच में मत आइए। नहीं, गलती तुम्हारी नहीं थी, तुम्हें मेरे हिस्से की डांट क्यों पड़े? मैं सिर्फ बीजी को सच बता रहा हूँ। सक्षम को पहली बार अपने सामने किसी का इस तरह पक्ष लेते देख बीजी हैरान थी। आज तक कभी सक्षम ने बीजी से बहस तक नहीं की, पर आज दीक्षा के लिए वो अपनी ही बीजी के सामने उसके ढाल बनकर खड़ा था। अपने ही बेटे में आए इस बदलाव को बीजी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उन्हें लग रहा था उनका बेटा अब उनसे दूर जा रहा है। बीजी चुप कर गई और बिना कुछ बोले आरती के थाल लिए वहाँ से चली गई। बीजी, दीक्षा ने बीजी के पीछे जाना चाहा तो सक्षम ने दीक्षा का हाथ पकड़ लिया। नहीं, बीजी इस वक्त गुस्से में हैं, वो फिर तुम्हें कुछ सुना देंगी। उनके गुस्से को शांत होने दो, फिर उनसे बात करना। तब तक बहुत देर हो जाएगी। सक्षम, वो सक्षम से अपना हाथ छुड़ाकर बीजी के पीछे भागी। पीछे खड़ी महक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ ये सब देख रही थी। मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज तो बाबा जी मेरे फुल सपोर्ट में हैं। मैं भी देखती हूँ जेठानी जी, अब आप कैसे इस घर से में राज करती हैं। अगर मैंने आपका जीना हराम नहीं किया तो मेरा नाम भी महक नहीं। महक के चेहरे की मुस्कुराहट इस वक्त छुपाए नहीं छुप रही थी। उसे दीक्षा पर वार करने का एक और मौका जो मिल गया था। दीक्षा बीजी के पीछे पीछे भागते हुए आई। बीजी तुलसी की पूजा कर रही थी। वो चुपचाप उनके पीछे आकर खड़ी हो गई। महक भी वहाँ आ चुकी थी। पूजा होने के बाद बीजी पलटी तो दीक्षा को देख महक को आरती पकड़ाकर वहाँ से जाने लगी। बीजी, दीक्षा बीजी के सामने आ गई। आप मुझे डांट लीजिए बीजी, पर मुझसे नाराज़ मत होइए। मैं कान पकड़ती हूँ, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद उन्हें एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और नाम से भी नहीं बुलाऊंगी। बीजी का गुस्सा थोड़ा ठंडा होने लगा। ठीक है, जाके नाश्ते की तैयारी कर। महक तू भी जा। जी बीजी। महक ने हाँ में सर हिलाया। चलिए जेठानी जी। दीक्षा बीजी से कुछ और बात करती उससे पहले महक दीक्षा को अपने साथ रसोई में ले आई। दीक्षा बहुत ज़्यादा परेशान थी। महक, मैंने बीजी को नाराज़ कर दिया। बोलते हुए दीक्षा की आंखें नम हो गई। महक ने झूठी सहानुभूति के साथ दीक्षा के कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं जेठानी जी, बीजी तो कभी भी किसी से भी किसी भी बात पर नाराज़ हो जाती हैं। मुझे ही देख लो, मुझे तो दिन में ना जाने कितनी बार डांट पड़ती है, गिनती ही नहीं है। पर मुझे देखो, मैं एकदम चंगी हूँ। महक की बातों से दीक्षा को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। तुम सही कह रही हो महक, बीजी तो हर किसी को डांटती हैं, यहाँ तक कि बाबूजी को भी। मुझे उनकी बातों को दिल पर नहीं लगाना चाहिए। दीक्षा ने खुश होकर महक को गले से लगा लिया। महक भी छूट फूट का सही दीक्षा के गले लग गई। तुम्हारे रूप में एक दोस्त और बहन दोनों मिल गए मुझे महक। थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। जेठानी जी, आपकी मदद आपकी देवरानी नहीं करेगी तो और कौन करेगा? महक मुस्कुराकर बोली तो दीक्षा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। महक सबके लिए नाश्ता और टिफ़िन तैयार कर लेते हैं। जी जेठानी जी, मैं आपकी मदद करती हूँ। दीक्षा और महक अब साथ नाश्ता बनाने लगे। कुछ देर बाद बाहर सब डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो गए। लोमी सबके लिए नाश्ता लेकर आई। सक्षम की नज़रें अभी भी दीक्षा को ही तलाश रही थी। बीजी ने सक्षम की प्लेट में नाश्ता डाला। सक्षम, नाश्ता कर ले, तुझे बाद में रेस्टोरेंट भी जाना है। जी बीजी। सक्षम चुपचाप नाश्ता करने लगा। हमारे भैया ऐसे अनोखे इंसान हैं जो रेस्टोरेंट नाश्ता करके जाते हैं। जय हंसा तो बीजी उसे घूरने लगी। उसकी हंसी वहीं रुक गई। जय अब चुपचाप नाश्ता करने लगा। महक लक्ष्मण का टिफ़िन लेकर बाहर आई तो उसको देख लक्ष्मण नाश्ता छोड़कर उठ गया। क्या हुआ? बीजी ने पूछा। आज माल आने वाला है बीजी, मुझे थोड़ा पहले जाना होगा। ठीक है महक, लक्ष्मण को टिफ़िन दे दे। जी बीजी। वो मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की तरफ आई। ये लीजिए आपका टिफ़िन। बीजी, मैं दोपहर तक घर आ जाऊंगा, मुझे टिफ़िन की ज़रूरत नहीं है। वो महक को घूरते हुए बोला और वहाँ से बाहर चला गया। महक की मुस्कुराहट तो जैसे अब गायब सी हो गई थी। बड़ा आया बात ना करने वाला। मैं अभी मरी नहीं जा रही हूँ बात करने के लिए, नहीं करनी तो ना करे बात। महक ने मुंह बनाया और वापस रसोई में चली गई। सक्षम भी अब जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। बीजी, मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। सक्षम थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोला। दीक्षा बहू, सक्षम का टिफ़िन ले आ तो। दीक्षा पीछे की आवाज़ सुनकर सर झुकाकर बाहर आई। दीक्षा को देख सक्षम को जैसे सुकून ही मिल गया। वो मुस्कुराते हुए दीक्षा को देखे जा रहा था। लोमी, अपने भैया को ये टिफ़िन दे दे। दीक्षा सक्षम को हल्का सा घूर कर बोली और वापस रसोई में चली गई। लीजिए भैया आपका टिफ़िन।
सक्षम के चेहरे की मुस्कुराहट अब गायब हो गई। उसने चुपचाप वो टिफिन लिया, वहाँ से बाहर चला गया। बाबूजी ये सब देख रहे थे, उन्हें थोड़ा अजीब लगा। कोमू, तुझे नहीं लगता हमारे दोनों बेटों और बहुओं के बीच कोई झगड़ा हो गया है? बेटी ने बाबूजी को घूरा। ज़्यादा दिमाग मत चलाइए और चुपचाप नाश्ता कीजिए। बाबूजी ने मुंह बनाया और फिर से चुपचाप नाश्ता करने लगे। सक्षम का आज रेस्टोरेंट में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। रह रहकर उसे दीक्षा की याद आ रही थी। कैसे मनाऊं दीक्षा को, बहुत नाराज़ हो गई है वो। गलती मेरी ही थी, क्या ज़रूरत थी बाहर जाकर सोने की। बीजी भी दीक्षा से नाराज़ हो गई है। ऊपर से दीक्षा ने अपनी प्रैक्टिस करना भी छोड़ दी। मैं दीक्षा को एक आर्मी ऑफिसर बनते हुए देखना चाहता हूँ, पर वो है कि खुद को बीजी की बहू मानने लगी है। कैसे समझाऊं उसे, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। सक्षम दीक्षा के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। तभी छोटू वहाँ आया। भैया, आप परेशान हैं? हाँ छोटू, मुझे कुछ ज़रूरी काम से घर जाना है, तो यहाँ सब संभाल लेगा ना? हाँ भैया, आप जाइए, मैं सब संभाल लूँगा। सक्षम ने खुश होकर छोटू को गले लगाया और तेज़ी से वहाँ से निकल गया। ये भैया को अचानक से क्या हुआ? छोटू ने खुद से पूछा और फिर सर झटक कर अपने काम में लग गया। इधर बत्रा निवास में दीक्षा रसोई में सुबह के नाश्ते के बर्तन धो रही थी, जो कि महक का काम था। पर महक अपना काम दीक्षा को पकड़ाकर बाहर हॉल में बीजी के पैर दबाते हुए उनके कान भरने में लगी हुई थी। आपको नहीं लगता बीजी, आजकल जेठ जी थोड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं? जब से जेठानी जी आई हैं, जेठ जी का स्वभाव ही बदल गया है। वो बीजी के पैर दबाते हुए हल्की धीमी आवाज़ में बोल रही थी। उसकी इस बात ने बीजी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था, पर अगले ही पल बीजी अपना सर झटक कर उठ गई। कुछ नहीं बदला है, सक्षम आज भी वैसा का वैसा ही है। जितना कहा जाए उतना कर, ज़्यादा दिमाग मत चला। बीजी उसको डांटते हुए वहाँ से चली गई। महक का तो मुंह ही टेढ़ा हो गया। मुझे कुछ और करना होगा जिससे बीजी और जेठानी जी आमने सामने हो जाएं, फिर आएगा मज़ा। महक मन ही मन बोलते हुए मुस्कुराई। बीजी रसोई में आई तो दीक्षा को अकेले सारे बर्तन धोते देख रुक गई। तू अकेले बर्तन क्यों धो रही है? लोमी कहाँ है? बीजी, वो लोमी भंडार गृह की सफाई कर रही है, और महक वो तो आपके साथ थी, इसीलिए मैं धो रही हूँ। महक, बीजी ने महक को आवाज़ लगाई तो महक दौड़ी दौड़ी वहाँ चली आई। जी बीजी, बर्तन धोने में दीक्षा बहू की मदद कर। जी बीजी। वो मन मारकर अब दीक्षा के साथ बर्तन धोने लगी। बीजी बाहर आई तो देखा सक्षम घर आ चुका था और इस वक्त अपने कमरे की तरफ जा रहा था। सक्षम, तो इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? अभी तो गया था। सक्षम बीजी की आवाज़ सुनकर नीचे आया। बीजी, वो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं घर आ गया। सक्षम ने बीजी से झूठ बोला। बीजी सक्षम को खुद से नजरें चुराते देख ही समझ गई थी कि वह झूठ बोल रहा है, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोली। जाके आराम कर ले। जी बीजी। सक्षम इजाज़त मिलते ही अपने कमरे की तरफ भाग गया। बीजी को अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने सर को थोड़ा सहलाया। दीक्षा बहू, मेरे लिए अदरक वाली चाय ले आ, और सक्षम के लिए हल्दी वाला दूध भी। मैं दे आऊँगी। बीजी वहीं सोफे पर बैठ गई। वो अब थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। दीक्षा अब बीजी की आवाज़ सुनकर जल्दी से गैस पर चाय का पतीला चढ़ाने लगी। महक अब अकेले ही बर्तन धो रही थी और मन ही मन कुढ़ भी रही थी। महक, चाय पत्ती कहाँ रखी है? दीक्षा ने चाय पत्ती ढूंढते हुए पूछा। ऊपर वाले खाने में रखी है। थैंक यू महक। दीक्षा अब चाय बनाने लगी। जेठानी जी, आप इतने बड़े घर में रहती हैं, आपको नहीं लगता इतने बड़े घर के लिए हम 2 बहुएं और वो एक नौकरानी काफ़ी नहीं है? 2-4 नौकर चाकर और होने चाहिए थे। महक बर्तन घिसते हुए बोली। महक की बात सुन दीक्षा मुस्कुरा दी, पर बोली कुछ नहीं। कुछ देर बाद दीक्षा एक ट्रे में चाय और हल्दी वाला दूध लेकर बाहर आई। बीजी, चाय। बीजी ने दीक्षा से चाय ली। जा, ये दूध सक्षम को दिया, बीजी ने कहा तो दीक्षा चुपचाप कमरे की तरफ बढ़ गई। अचानक बीजी ने कुछ सोचकर दीक्षा को रोका। तू रुक, लोमी। बीजी ने लोमी को आवाज़ लगाई। हाँ बीजी। लोमी बाहर आई। भंडार गृह की सफाई दीक्षा कर लेगी, तू सक्षम को दूध दे आ। ठीक है बीजी। लोमी ने दीक्षा से दूध लिया और सक्षम के कमरे की तरफ चली गई। दीक्षा को अब थोड़ा अजीब लगा। उसने बीजी की तरफ देखा जो अब आराम से चुस्कियाँ ले रही थी। वो अब चुपचाप भंडार गृह में चली आई और सफाई करने लगी। बीजी ने मुझे अब तक माफ़ नहीं किया, मुझे कुछ करना होगा जिससे बीजी का गुस्सा शांत हो जाए। वो सोचते हुए एक कपड़ा लेकर डब्बे की सफाई करने लगी। इधर सक्षम अपने कमरे में बैठा दीक्षा के आने का इंतज़ार कर रहा था। दीक्षा ने सुना तो था ना कि घर में आ गया है, मेरी तबीयत खराब है, फिर भी वो अभी तक कमरे में क्यों नहीं आई? सक्षम परेशान होकर बोला। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई।
उसे लगा दीक्षा है, पर जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजे को लोमी खटखटा रही थी। लोमी को देख सक्षम फिर उदास हो गया। भैया, हल्दी वाला दूध यहीं रख दो, सक्षम बोलकर उठ खड़ा हुआ। लोमी दूध का ग्लास वहाँ छोड़कर जाने लगी तो सक्षम ने कुछ सोचकर उसे रोक लिया। जी भैया। लोमी, दीक्षा कहाँ है? सक्षम के मुंह से दीक्षा का नाम सुनकर वो मुस्कुराई। भैया, बीजी ने दीक्षा भाभी को भंडार घर साफ करने को कहा है। ठीक है, तू जा। जी भैया। लोमी वहाँ से चली गई। सक्षम कुछ पल वहाँ खड़ा रहा, फिर अगले ही पल अपने कमरे से निकलकर भंडार घर की तरफ बढ़ गया। दीक्षा अब कुछ सामान उठाकर इधर उधर रख रही थी, जिससे वो थक गई थी, लेकिन फिर भी लगी हुई थी। वो अपने काम में इतनी मगन थी कि उसे अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि सक्षम कब आकर उसके पीछे खड़ा हो गया। दीक्षा। सक्षम ने दीक्षा के कंधे पर हाथ रखा तो दीक्षा चौंक गई। वो अचानक से पलटी, जिससे उसका सर सक्षम के सीने से जा टकराया, पर अगले ही पल वो सक्षम से दूर हो गई। बीजी के घर में रहना तो बहुत ही कठिन काम है दोस्तों, इसीलिए ही तो दीक्षा की माँ ने इनका लाया रिश्ता ठुकरा दिया था। लेकिन देखते हैं आगे क्या होने वाला है।